इंडिया के कंपटीशन के लिए। बम उधर भी है, बम इधर भी है, यहाँ पे बात बराबर होगी। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया बड़ा आगे निकल गया है। हम कैसे पीछे रह गए? कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। हमें डिफॉल्ट किया, हमें कहते रहे जी कि ये कि इंडिया पे हमला करेगा, ये करेगा। ये उन्होंने किया, बिल्कुल ऐसे उन्होंने किया नहीं, हमने किया, लेकिन हमने अपने दिफा के ऊपर सारा बजट लगा दिया। आज इंडिया ने यानी कि इंडिया की इसरो ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सबसे पहले तो मैं इसरो को कंग्रेचुलेशन कहूंगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में आईटी हब ही नहीं दुनिया में माना जा रहा, बल्कि आज उन्होंने अपने इसरो के अंदर जनरेशन नेक्स्ट के लिए भी प्लान करना शुरू कर दिया है। लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 केजीज है। लगभग ऐसा कर रही हैं। यहाँ पे पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान ने एटम बम भी बना लिया। इंडिया को हमने हमेशा सुनते हैं कि कहा जाता है कि इंडिया ने धमाके किए एटमी, तो हमें भी करने हैं। अगर वो एटॉमिक बम बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, तो वो तो बना लिया। अब मैं दूसरे फैक्टर्स पे बात करूँगा कि एजुकेशन या बाकी इकोनॉमिकली या बाकी फैक्टर्स या फील्ड्स हैं, उसमें इंडिया आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे निकल गया। एटॉमिक बम में तो हम बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन बाकी फैक्टर्स में हम आगे कैसे जा सकते हैं और इंडिया कैसे आगे चला गया, सारी बातें करेंगे पब्लिक से। और मिलते हैं वीडियो के बाद। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में। आप बात करें, ये यौम तकबीर है। इस दिन क्या हुआ, इस दिन की अहमियत क्या है? इस दिन की अहमियत क्या है? इस दिन की ये अहमियत है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये अमल करके दिखाया। ये जुर्रतमंदी का अमल था, ये बहादुरी का अमल था, ये वो फैसला था जिससे पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ। बड़ी अच्छी खबर थी हमारे लिए। मेरी बात सुन लें, अगला सवाल ले लें। बहुत अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी के लिए जो है वो एटम बम बना। आज कौम जो है वो सुख का सांस ले रही है, बड़ा सुकून में। के लिए नहीं बना था वो, अच्छा, तो पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने ये बनाया था, इंडिया के कंपटीशन के लिए किया गया। हमने बनाया था इंडिया के, हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमने बनाया था इंडिया के कंपटीशन के लिए। बम उधर भी है, बम इधर भी है, यहाँ पे बात बराबर होगी। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया बड़ा आगे निकल गया है। हम कैसे पीछे रह गए? हम पीछे नहीं रह गए। ये भी आपकी बात बड़ी मजरूसी लगती है मुझे। इकोनॉमी के पीछे आप स्टडी करके नहीं आए, आप स्टडी करके नहीं आए। इकोनॉमी स्टडी करते, अगर आप स्टडी करते तो आप हमारी पीछे है। इकोनॉमी हमारे पाकिस्तान की ये शुरू से लेकर आज तक ये है कि पाकिस्तान में अगर आप महंगाई की बात करें ना, महंगाई की, तो पाकिस्तान अफोर्ड करता है। 46% पाकिस्तान अफोर्ड करता है। पाकिस्तान की आवाम एक जुर्रतमंद और बहादुर आवाम है। मेरा सवाल ये इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल, मैंने एक सवाल ये किया है कि इंडिया की आज इकोनॉमी जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, हमारी 300 डॉलर्स की है, हमारे 2 बिलियन डॉलर्स है। उनका जो जीडीपी है पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज्यादा। उनके कितने सूबे हैं? 30 से 36 स्टेट। हमारे कितने सूबे हैं? हमारी जो मेन बड़ी 4 है। 4 है, यानी हम 5-6 सूबों के साथ ये रखते हैं, और वो 32 सूबों का ये रखता है। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, अवाम ज्यादा होना बड़ा मसला होता है। सर सुन तो लेना, नहीं, अवाम ज्यादा होना तो मसला होता है। उसी तरह कहेंगे अवाम ज्यादा होना मैनेज करना मुश्किल होता है। उसी तरह तरक्की, अगर आप इसको तरक्की की बिना पर देखते हैं ना कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इंडिया के मुकाबले में, नहीं, दुनिया में। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ के रहने वाले लोग वो भी हम में से ही है। वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? इकोनॉमी तबाह किसने की? आगे हैं कि पीछे हैं? आप ये बताएं। हम उनसे आगे हैं या पीछे हैं, सिर्फ इतना बता दें। में इंडिया में फौज नहीं है, आगे है हमारे से।
वो आगे हैं हमारे से, आगे हैं, ये कह रहे हैं हम आगे हैं। आगे नहीं है, लेकिन देखें हम आगे हैं, इसको पीछे रखें। हम आगे हैं। आबादी के लिहाज जब आगे हैं। जब दुनिया में आप आबादी के लिहाज दुनिया में अपने आप को फेस करते हैं ना, जब आप दुनिया के सामने आते हैं तो आपको दुनिया के मुताबिक सोचना पड़ता है। दुनिया के मुताबिक हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज, पाक आर्मी ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां और जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने की है, वो पूरी दुनिया मानती है। जब पूरी दुनिया किसी चीज को माने तो उसके अंदर कोई हकीकत, कुछ ताकत होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री। मेरे सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 केजीज है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें, साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था, और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास, तो हम नेविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नेविक एक लोकल सिस्टम है, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहाँ से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहाँ पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहाँ पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है? 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा? 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को ½ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इससे पहले जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं वो 3 हैं। एक अमेरिका का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनास, और एक और है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और एक चौथा है चाइना का बैलियो। अब ये जो 3 नहीं 4 हैं। रशिया का ग्लोनास जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है हम यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपना बनाया कि हमारे अपना, इन सब से हम क्या करेंगे। चाइना वाला तो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सच बात तो यह है कि हमारा कोई वो नहीं है। ये जीपीएस अगर 20 मीटर की एक्यूरेसी हमें दे रहा है ना, तो ये हमें 3 मीटर की दे रहा है, और इससे हमें, और डिफेंस के लिए ½ मीटर दे रहा है। इससे हमें फायदा क्या होगा? बाकी सारे फायदे तो अलग हैं। हम लोग इससे बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग इससे सैटेलाइट नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग इससे एयर ट्रैफिक का नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग टैक्सीज और ये और वो बहुत कुछ है उसके लिए, कमर्शियल यूज। इसका एक फायदा और ये भी है कि हम नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हमारे,
चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो। उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बाकी बस अल्लाह ही सर अगर हम बात करें आज दुनिया से, तो हम कहते हैं हम सबसे अफजल कौम है। सर वो कौम जो सबसे अफजल है, सर वो दुनिया से क्यों पीछे है? आज अगर हम देखें डिफॉल्ट के रास्ते पे है सर। श्रीलंका डिफॉल्ट होके दोबारा रीओपन हो गया, दोबारा से उसने अपने आप को बेहतर कर लिया, लेकिन आज हम सर कितनी देर हो गई है, मसले मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी किसी के एहतजाज, कभी किसी की रैली, कभी पेट्रोल का महंगा, कभी आटा महंगा, कभी कुछ महंगा। सर ये सब कुछ क्या है? असल में गलत क्या है, किसी को ब्लेम करने से पहले ना हमें अपने आप को देखना चाहिए। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि देखें कि जो हुकूमतें वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन सेल्फ एज ए हमारा इस्लाम भी हमें ये कह रहा है कि पहले हमने अपने आप को देखना है, पहले हम अपने आप का एहतसाब करेंगे तो सब चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि हैसियत कौम हमारी कौम बनी नहीं है, ना ही हमें बनने दिया गया है और ना ही हम बने हैं। हमें जो आता है वो लाठी लेके चलता है, हम उसके पीछे चलते हैं। हमें अपने आप को पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। और बेसिक हमारा डिफॉल्ट की वजह भी यही है कि हमें अपने पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। जो हुकूमत 70 साल से हैं हम उन्हीं को इलेक्ट कर लेते हैं, और जो एक नई आती है सोशल मीडिया को हम तहकीक नहीं करते। हम कहते हैं उसने ये बात की है, बस उसके पीछे हम यही है। लेकिन ये हम जहाँ से निकले आज वो हमें इंडिया की बात कर रही हूँ सर, आज वो टेक्नोलॉजी में IT हब माना जा रहा है दुनिया के अंदर। उसके अलावा सर जहाँ उन्होंने चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन को लॉन्च किया सर, आज उन्होंने 2023 में बैठे हुए नेक्स्ट जनरेशन का प्लान कर लिया और एक रॉकेट लॉन्च किया है सर। इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सर हम आज की जनरेशन को क्या दे रहे हैं जो उन्होंने अगली जनरेशन का भी सोच के एक रॉकेट लॉन्च कर लिया? बिल्कुल ऐसी देखो जी, वो असल में वो लोग ऐसे हो गए कि उन्होंने हमें डिफॉल्ट किया, हमें कहते रहे जी कि ये है कि इंडिया पे हमला करेगा, ये करेगा। ये उन्होंने किया? बिल्कुल ऐसे उन्होंने किया? नहीं हमने किया, लेकिन हमने अपने दिफा के ऊपर सारा